नमस्कार दोस्तों, आज आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके इस नए यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है विज़न यूपीएससी। तो आज हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पूरी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की आप सभी लोग जानते होंगे, यूपीएससी के लिए या किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा काम करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी बुक है। उसका आज हम आपके सामने आपके लिए प्लेलिस्ट लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, जानिए जो आपका पहला लेसन है इसका एक्सप्लेनेशन, जिसका कि नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपके इस लेसन का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस चीज़ की? ये ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है आपकी, ये आपका जो संविधान जो अभी आप जिसको फॉलो करते हैं, जिस संविधान को आज आप फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से आप भारत का जो भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो वो उसको फॉलो करता है, तो उसकी पृष्ठभूमि किसके तहत या किस तहत उसको लागू किया गया, या वो अब आज जो संविधान हम देखते हैं वो किस बेस पे हमारा लागू है। तो इसके लिए हमें इसको शुरू से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये स्टार्टिंग हुई है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका नाम है, पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका सबसे पहले कुछ बातें देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बातें इसमें आपको केवल और केवल एक बार सुनना है, उनको समझना है, और कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो क्या है कि कुछ इसमें हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है कि ब्रिटिश ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। सन 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। हालांकि इसके अलावा भी और सारी कंपनियां भी हमारे यहाँ पर भारत देश में व्यापार के सिलसिले में आई थी, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही कंपनी ने एक बृहद लेवल पर, एक विस्तार के लेवल पर पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाया था। वैसे तो सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगाल ही है और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी भी पुर्तगाल ही है। जो आपकी पुर्तगाल कंपनी थी, पोर्टुगीज़ थी, वो वास्को ड गामा जो भाई साहब जो हमारे यहाँ पर आए थे, उनकी जो कंपनी थी वो सबसे पहले आई थी फर्स्ट टाइम, और सबसे आखिरी तक वही कंपनी बनी रही थी। आपको पता हो गोवा पर उसका राज था 1962 में, ये भी आपको याद रखना है। 1962 में जो गई थी कंपनी 1960 में, तो वो पुर्तगाल ही कंपनी थी जो भारत से गई थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1947 में ही उस भारत देश को आज़ाद कराकर जा चुकी थी। लेकिन जो पुर्तगाली कंपनी थी वो हमारे अत्यधिक समय तक उसने हमारे गोवा राज्य पर अपना कब्जा बनाए रखा। तो चलते आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा उन्हें भारत आने का विस्तार अधिकार। तो ये जो कंपनी बनी थी, ये जो आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बनी थी महारानी एलिजाबेथ के समय पर बनी थी। ठीक है, जिस समय जी आए थे तो उन्होंने सिर्फ 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व न्याय अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके तहत उन्होंने भारत की न्याय क्षेत्र शक्ति बनाने के प्रारंभ किया था। 1858 के सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज का ने भारत पर शासन का उत्तराधिकारी प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिया था। इसमें थोड़ा सा आपको समझाएंगे अभी हम, और फिर बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिल गई थी। इसमें कुछ बातें आपको यहाँ पर समझना है कि थोड़ा सा आप यदि नीचे आएंगे, हाँ, यहाँ पर जो है आपका, यहीं पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा हुआ है 1758 तक के सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायी प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिया था। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए, जो हमारा जो है यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर ये बड़ा करके, हाँ, ये जो आपको समझना है क्या है कि जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत में आई थी, यहाँ तक इन्होंने व्यापार किया। इसके पश्चात आप सभी को पता होगा जब बंगाल में इन्होंने अपना स्थापित किया था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था,
कौन से 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान इन्होंने राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद मतलब हम बात करें, इसके बाद 1757 से लेकर 1857 तक हमारे भारत देश के ऊपर कंपनी का शासन रहा। किसका शासन रहा? कंपनी का। ये आपको याद रखना है कि जो हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि 200 साल तक पूरा अंग्रेजों ने शासन किया, तो अंग्रेजों का शासन भी 2 भागों में विभाजित है। मतलब पूरा ये नहीं कि अंग्रेजों ने पूरा ही किया, मतलब अंग्रेजों का शासन भी 2 भागों में विभाजित है। पहला है आपका कंपनी का शासन और दूसरा है आपका यहाँ पर ताज का शासन। मतलब जो डायरेक्ट एलिजाबेथ के माध्यम से, मतलब कि वहाँ की जो महारानी है, क्वीन विक्टोरिया है, उनके माध्यम से ताज का शासन, जो कि हमारा 1947 तक चलता है। ठीक है, 1947 तक यहाँ पर चलता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। ये आपको लिखा हुआ है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत ने संविधान की आवश्यकता महसूस किया और 1934 में एम एन रॉय ने दिया सुझाव अमल उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में लाया गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप आ जाइए, कंपनी। देखो आ गया यहाँ पर कंपनी का शासन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आपका शासन चलता है 57 तक, 1757 से लेके 1858। देखो यहाँ पर 73 का एक मतलब अलग है। क्या है? यहाँ पर बात करें 1757 से 73 तक, ये जो समय है आपका, यहाँ तक कोई एक्ट पारित नहीं हुआ था। मतलब इस दौरान यहाँ पर जो बंगाल है, बंगाल में किसी प्रकार का कानून पारित नहीं होता। बिना कानून के यहाँ पर इतने समय तक ये बंगाल चलता रहा। ठीक है, जो कि लॉर्ड कर्जन ने अपने हाथ में प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज़ में लिया था, लॉर्ड कर्जन नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लॉर्ड कर्जन नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव था जिसने अपने हाथ में प्रत्यक्ष रूप में शासन लिया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है आपका पहला एक्ट। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। यदि आपसे पूछा जाए कंपनी के द्वारा लगाया गया प्रथम एक्ट, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यहीं से बन गया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपका प्रथम एक्ट है, जो कि कंपनी के माध्यम से लगाया गया था। इसमें आपको पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, आपको केवल इसके पॉइंट, आप चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने इसके पॉइंट के बारे में आपको समझना है। सबसे पहली बात, इस अधिनियम ने बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर, जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो कौन था? यहाँ का बंगाल का गवर्नर था। यहाँ पर थोड़ा मेरी बात आप समझिए। आज मैं थोड़ा एक आपको समझाना चाहता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर आप समझिए। क्या था? यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया है, बंगाल पद नाम दिया गया। सुना यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जो था, देखो जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो उसमें जो भारत देश है कुछ हिसाब से आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भारत की 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? उनका नाम था पहला था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी, फिर दूसरा था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पर लिख देता हूँ बम्बई प्रेसिडेंसी, ये आपका मद्रास था, ये आपका बंगाल था। अब आई होप यू गेट, आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी थी, ये आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और ये आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ये आपकी क्या थी? बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया था अपना, तो यहाँ का गवर्नर अलग होता था, यहाँ का गवर्नर अलग होता था, यहाँ का गवर्नर अलग होता था। वो लोग एक दूसरे के उसमें सामंजस्य, मतलब कोई उनमें श्रेष्ठ नहीं था। बम्बई का गवर्नर अपनी जगह पर श्रेष्ठ था, मद्रास का गवर्नर अपनी जगह पर श्रेष्ठ था,
और बंगाल का गवर्नर अपनी जगह पर श्रेष्ठ था। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तारित किया, वैसे वैसे इन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर ही अपना जो पहला युद्ध लड़ा था उसको जीता था। तो उसी क्रम में इन्होंने क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको उन्होंने सुप्रीम बना दिया, मतलब एक केंद्र बना दिया। ठीक है, मतलब गवर्नर का नाम बदलकर उन्होंने गवर्नर जनरल बात नाम कर दिया, और मतलब गवर्नर जनरल नाम कर दिया, जिसके तहत जो तीनों प्रेसिडेंसी थे, जो बम्बई का भी था, जो मुंबई है अपना, जो मद्रास है और जो बंगाल तो है ही, तो ये दोनों प्रेसिडेंसी इसी गवर्नर के अधीन हो गए। ठीक है, तो ऐसे अपने पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके तहत मद्रास बम्बई गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। यही बात मैंने आज आपको समझाई। चलिए, इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, मतलब अंग्रेजों के दौरान, सबसे पहला उच्चतम न्यायालय, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका 1774 में खोला गया था। किस एक्ट के तहत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स पे आप उसका नाम लिख सकते हैं। कौन सा एक्ट का था? ये आपका था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था आपका बेटा? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके कार्य करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। मतलब अभी अपने यहाँ पर कौन है? एक चीफ जस्टिस जो कि हमारे DY चंद्रचूड़ साहब हैं, और उनके सहयोग में उनके अलावा अन्य 33 न्यायाधीश और हैं। यहाँ पर क्या था? एक मुख्य न्यायाधीश होता था, उसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत कर्मचारियों के निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब इसके तहत कानूनी रूप से क्या था कि रिश्वत वगैरह पहले ली जाती थी, लेकिन उन पे कोई कानूनी बंदिश नहीं था, उन पर किसी प्रकार का कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध नहीं लगा था। लेकिन इस एक्ट के तहत पहली बार रिश्वत पर प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, इसके माध्यम से कंपनी अपना नियंत्रण सख्त हो गया, और इससे भारत अपने राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। मीन्स कुछ सदस्य, जिसके तहत इन्होंने राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना इसमें जरूरी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट आपका है पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जो कि आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इसके सबसे पहले तो कुछ इसकी खास बातों को, विशेषताओं को हम जान लेंगे। देखिए, एक्ट तो यहाँ पर आपके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें से पॉइंट, केवल जो पॉइंट की बातें हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको आपको समझना है। सबसे, और एक क्रम, जो श्रेणी है, क्रम आप भूलना नहीं। सबसे पहले कौन सा? 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद 1784 का यहाँ पर, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसके बीच में भी 2-3 एक्ट आए थे, लेकिन आपके वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1781 का भी एक एक्ट आया था, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको ये वाला एक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो आपकी न्यू बुक है M लक्ष्मीकांत की, उनमें देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक संशोधन अधिनियम जो 1781 का पारित किया है, जिसके एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। क्या है? 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, उसके बारे में केवल एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था। आपसे यदि कोई पूछता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट था, वो आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ विशेषता आपके लिए जानना जरूरी है। इसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब पहले क्या होता था, राजनीतिक कार्य वही व्यक्ति देख रहा हो, वाणिज्य कार्य भी, लेकिन उन्होंने अब क्या किया, उसको राजनीतिक काम किसी और को दे दिया और वाणिज्य कार्य किसी और को दे दिया। इसके बाद इसने निदेशक मंडल, नियंत्रण बोर्ड
कि यहाँ पर व्यापारिक अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों का प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से नया निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया। देखो क्या है कि जो हमारा द्वैध शासन व्यवस्था, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था भी एक इम्पॉर्टेंट, ये इसमें भी आपको हो सकता है एक अलग से वीडियो बनाकर मैं दे दूँगा। सबसे पहले जब 1757 में हमारे यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने उसने बंगाल में शासन स्थापित किया, तो द्वैध शासन व्यवस्था की उसने आरंभ कर दिया था। द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ से आरंभ हो गई थी। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसमें द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी। क्या हो गई थी बेटा? समाप्त हो गई थी। ये आपको याद रखना है, ये आपकी समाप्त हो गई थी। लेकिन जब ये एक्ट आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इसने फिर से द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ कर दी थी। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, द्वैध शासन व्यवस्था अभी और फिर से आरंभ हुई है, इसके बाद फिर चली भी जाएगी। ठीक है, क्या है कि देखो अभी इस देश का राजनीतिक ढांचा, जो संविधान है, उसकी नींव रखी जा रही है। आपको जब संविधान का एंड ये वीडियो ख़त्म होगा तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो क्या है कि अभी चल रही हैं, उनसे मेल जोल, जो अपना संविधान अभी वर्तमान का संविधान है, उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेल खाती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण, ब्रिटिश नियंत्रण सभी नागरिक सम्मान, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो द्वैध शासन वाला पॉइंट था ये आपको याद रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। इसके बाद हम आते हैं, हाँ ये यहाँ पर ये वर्ड, इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत कंपनी के कार्यों के इसके प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यहाँ पर ये जो आधिपत्य वाला क्षेत्र है, इसको थोड़ा समझो। अभी तक क्या होता था कि जो क्षेत्र कहा जाता तो कंपनी के अधीन क्षेत्र कहा जाता था। मीन्स 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके पहले तक, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके पहले तक जो भारत का क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कि ये कंपनी का क्षेत्र है, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है। लेकिन जब ये अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद इसको पहली बार 1784 में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता रहता है, क्योंकि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब कहा? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम, यहाँ पर जो चार्टर अधिनियम आपका आता है, ये आपके हर 20 साल में आपका एक चार्टर अधिनियम आता है। सबसे पहले तो एक बात आप यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ पर दिया नहीं गया है। आपका जो प्रथम चार्टर आया था, प्रथम चार्टर एक्ट आया था, वो 1793 में आया था। इसकी खास बात ये है कि ये चार्टर प्रथम चार्टर है, ये जैसे फर्स्ट चार्टर, ये आपका फर्स्ट चार्टर एक्ट था। ये जो चार्टर एक्ट है, चार्टर अधिनियम पहला चार्टर एक्ट था। इसके बाद में यही महत्वपूर्ण चीज़ है यही चीज़ की महत्वपूर्ण है कि ये 1793 में पहला चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 में आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20 साल बाद एक एक्ट और आया था 1813 में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में इसके बारे में भी यही बात है कि ये दूसरा अधिनियम था, दूसरा चार्टर था। ये था सेकंड चार्टर 1813 का। ये हर 20 साल में आते हैं। अब ये जो 1813 के बाद 20 साल बाद कौन सा एक्ट आया? 1833। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना है। ये पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। इसे ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों में निहित कर दी। ये क्वेश्चन बेटा सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजिंग करता है मेरे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूज। अब इसमें कन्फ्यूजिंग बात क्या है? आप लोग सोच रहे हो क्या कन्फ्यूजिंग है इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक खाली जगह, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक है आपका वारेन हेस्टिंग, एक है विलियम बेंटिक।
तो ये जो विलियम बेंटेक है, ये थोड़ा सा लिखने में आपको समझ में, लेकिन क्या है जो आप वर्ड हैं वो आपको आ रहे होंगे। आप जब गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो आप कहेंगे कि गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसमें वारेन हेस्टिंग आता है। लेकिन आप जब किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या है कि तो उसमें अब ये आपको क्वेश्चन, यदि आपके सामने दो ऑप्शन वारेन हेस्टिंग और विलियम बेंटिक होता है तो उसमें से यदि आप वारेन हेस्टिंग पर टिक लगाते हो तो ये आपका गलत हो जाता है। ध्यान देना, ये आपका गलत हो जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्यों था, यहाँ पर समझिए। ये विलियम बेंटिक इसलिए था क्योंकि अभी तक जो गवर्नर जनरल होता था, अभी तक जो आपका गवर्नर जनरल होता था वो जो आपके थे, हाँ, तो यहाँ पर जो आपका है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो मैं आपको बता रहा था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था, क्योंकि या पहले जो गवर्नर होते थे बंगाल के गवर्नर जनरल नाम था, और वो कंट्रोल पूरा उनका होता था भारत पर। कंट्रोल उनका पहले भी होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसका भी पूरे भारत पर कंट्रोल होता था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान, 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल नाम कर दिया गया। तो केवल नाम बदला है, पावर पूरी उसकी वैसे ही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही पावर है, केवल नाम बदल दिया उन्होंने, और भारत के गवर्नर जनरल की जगह बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह भारत का गवर्नर। ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आई होप आप इस बात को लेकर आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर उनको सेम बात लिखी हुई है। इस प्रकार अधिनियम के पहली बार ऐसा सरकार ने निर्माण किया जिसके तहत ब्रिटिश कब्जे वाला संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पूर्ण नियंत्रण में था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं बिना देरी के। इसने मद्रास और बम्बई गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया था। ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये पॉइंट आपका आ जाता है 1833 में सिविल सेवकों, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़े हुए फैक्ट तो आपको पता ही होने चाहिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के लिए चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था। ये वर्ड प्रयास, तो प्रयास ने ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमें बना के दे दिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं आएगा कि आपका जो है सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस एक्ट के तहत किया गया। क्वेश्चन ये आएगा कि प्रयास कब किया गया, पहली बार प्रयास कब किया गया। तो पहली बार प्रयास चार्टर के 1833 के एक्ट के तहत किया गया था। ये ध्यान रखना, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। ओके, यहाँ पर प्रयास शब्द को समझना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो है कहा गया था हासिल वंचित नहीं किया था, तो हाँ, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त किया गया। मतलब प्रयास तो किया उन्होंने, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको अभी पहले ही बताया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, जो हमारे यहाँ पर कंपनी गवर्निंग बॉडी थी, उसके माध्यम से कंपनी का गवर्नर ब्रिटिश सरकार को पूरी सूचना दी जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको अभी समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यदि पूछूं मैं कि भारत में सिविल सेवकों का जनक किसे कहा जाता है, तो आइए आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे देंगे। मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन के लिए किसने प्रयास किया था, एक सिविल सेवकों का जनक कौन कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इन इंडिया। ओके, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 1853 के चार्टर एक्ट, अगला आ गया, देखो 20 साल बाद फिर आ गया चार्टर एक्ट। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो था अंतिम अधिनियम था, चार्टर के द्वारा लगाया गया, ये चार्टर का अंतिम था, लास्ट, दिस इज द लास्ट चार्टर एक्ट, दिस इज द लास्ट चार्टर एक्ट। पहला आपको कौन सा था, पहला आपका आया था 1793 में, दूसरा आपका हर 20 साल में आता था। अब इसका 1893 ये आपका लास्ट चार्टर है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर समझ लेंगे।
सबसे पहले पहली बार गवर्नर की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। ये भी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पहली बार गवर्नर की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। इस तरह 6 नए पार्षदों को जोड़ा गया, विधान परिषद कहा गया था, पार्षद कहा गया था, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि गवर्नर की परिषद विधायिका को प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया था। किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया पॉइंट आपका, ये दूसरा पॉइंट आपका इसका आ गया। सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब शुभारंभ हो चुका है हमारे यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर हमारे देश में लोग IAS PCS अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर लोग IAS PCS अधिकारी बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? 1883 के 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से CSE का, UPSC CSE का एग्ज़ाम का खुली प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया गया था। खुली प्रतियोगिता का यहाँ पर मतलब ये होता है कि अभी तक भारतीय मूल के लोग इसका जो है इसका सहयोग, मतलब इसमें अपना पेपर नहीं दे पाते थे, इसमें अपना दाखिला नहीं दे पाते थे, उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते थे। मतलब भारतीय मूल के, मतलब वहाँ के जो है, वहाँ पर तो ये चलता ही था पहले से, लेकिन भारतीय लोग थे वो उसमें प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इसका शुभारंभ हो चुका है। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं हो रहा। प्रयास कब किया गया था? प्रयास 33 में किया गया था, और ये शुभारंभ कब हुआ? तो 53 में, 20 साल बाद इसका शुभारंभ हो गया था, ठीक है। इसके बाद 1854 में सिविल भर्ती संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की। तो समिति कौन सी लगाई गई थी इसके लिए? ये भी आपको याद रखना है। मतलब इसमें तो ये इस एक्ट में इसका प्रावधान हो गया था, और फिर बाद में 54 में इसको लागू किया गया। इसके लिए समिति बनाई गई, कौन सी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा लॉर्ड मैकाले समिति बनाई गई थी, जिसके कि अध्यक्ष कौन थे? खुद स्वयं लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये भी आपका उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, ये आपका, हाँ, प्रथम बार, ये चौथा पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट, ये चौथा पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। पहली बार इसमें चुनाव का प्रावधान आ गया। मतलब स्थानीय प्रतिनिधित्व की भावना किस एक्ट के तहत आई थी? स्थानीय प्रभुत्व आ गया था 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। आज के लिए आपका जो वीडियो था मैंने यहीं तक बनाया है, क्योंकि यहाँ तक आपको कंपनी के शासन जो था, कंपनी के शासन के बारे में आपको नॉलेज थी। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, उसमें आपको जो ब्रिटिश ताज का शासन है, जो आपका 1850, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1858 से, जो 1857 की क्रांति के बाद से 1858 से 1947 तक जो आपकी चली है, ब्रिटिश ताज का शासन हुआ था। तो ये जो आपका है, ये आपको मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको यदि अच्छा लगा हो, आप उसको लाइक कर दीजिए। यदि मान लो आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स पे आप लिख दीजिए। उस पर आपका हर हालत में उसके अगले दिन आपको एक वीडियो है, उसके माध्यम से उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके।